सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए हम लोग आनुवंशिकता पार्ट 4 पढ़ रहे हैं हम लोग, और जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, और जैव प्रक्रम के अंतर्गत लैमार्कवाद के बारे में। ठीक है, लैमार्कवाद ने कैसे आनुवंशिकता को बढ़ाया, इस बारे में, इस संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे कि परिभाषा लिखते जाएंगे और आप लोग समझते जाइएगा। ठीक है, देखिए जैव विकास क्या है। जैव विकास जटिल जीवों का विकास, जटिल जीवों का विकास, जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन, देखिए धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी परिवर्तन को जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास कहा जाता है। अब इसका एक और जैव विकास का डिफिनीशन हम लिखवा देते हैं। ठीक है, देखिए जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है। जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना वाले निम्न कोटि के जीवों, जंतु एवं पौधों, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, जंतुओं एवं पौधों से आज के युग में पाए जाने वाले जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का उद्विकास हुआ या विकास हुआ। देखिए बात को समझिए, पहले पेन डाउन, बात को समझिए।
देखिए जैव विकास क्या है, ठीक है। आनुवंशिकता में जैव विकास का क्या उपयोग है? जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ, इसी परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पहले जो वो जिराफ देखे आप लोग, जिराफ भी बकरी की तरह होता था, छोटी छोटी उसके क्या होते थे, छोटी छोटी जो गर्दन होते हुआ करती थी और पैर भी एक समान हुआ करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जमीन पे जब घास सूखने, शुष्क जब जलवायु हुई, तो जब घास सूखने लगी तो उसमें हुआ क्या कि जब घास जमीन पे सूख गई तो ये पेड़ पौधों पर आधारित हो गए पत्तों को खाने के लिए, ठीक है। हुआ क्या इसमें कि धीरे धीरे जिराफ क्या किया कि ऊंचाई, अपने दोनों पैरों को ऊंचा करके और गर्दन से क्या कर रहा था, खा रहा था। तो धीरे धीरे हर पीढ़ी परिवर्तन में होता गया और धीरे धीरे उसकी लंबी क्या हो गई, गर्दन लंबी हो गई और क्या हो गई, दो टांगे ऊपर वाली क्या हो गई, ज्यादा ऊंची हो गई, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य यही था, क्रमिक परिवर्तन, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन करके अगली पीढ़ी में उसको क्या करना, प्रदान करना। देखिए आगे जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन, जब भी जैव विकास होगा तो धीरे धीरे ही होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना वाले निम्न कोटि के जीव, जैसे निम्न कोटि के जीव रहेंगे, क्या होंगे, जंतु एवं पौधों से आज के युग में पाए जाने वाले जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का विकास होगा, ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग क्या समझते चलते हैं। देखिए हम लोगों को जैव विकास का सिद्धांत क्या रहा, जैव विकास के सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या कहा जा सकता है जी, जैव विकास के सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जैव विकास को, थ्योरीज ऑफ THEROIS, थ्योरीज ऑफ IES होता है ना जी, IES, थ्योरीज ऑफ इवैल्यूएशन, EVALUATION, ठीक है। हुआ क्या कि देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे लैमार्कवाद, इसको तीन लोगों ने दिया था, लैमार्कवाद, डार्विकवाद और एक लोग दिए थे। तो पहले हम लोग किस सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, लैमार्कवाद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा, लैमार्कवाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। LAMARCKISM, ठीक है। लैमार्कइज्म के बारे में पढ़ेंगे, लैमार्कवाद के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको हम लोग समझते हैं कि लैमार्कवाद ने कब जन्म लिया था। देखिए ये जन्म लिए थे बेटा कब, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1774 में और मृत्यु हुई थी 1829 में, ठीक है। लैमार्कवाद के बारे में पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, 1774 में, 1744 में, और मृत्यु कब हुई थी, 1829 में। अब इनका क्या होगा कि पूरा नाम क्या है, लैमार्कवाद का पूरा नाम कोई बता सकता है, एनी स्टूडेंट? देखिए लैमार्कवाद का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट जिम बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, जिम बैप्टिस्ट डी लैमार्क। अब ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये रहने वाले थे फ्रांस के, कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, ये रहने वाले कहाँ के थे बेटा, फ्रांस के। तो पूछेगा कि लैमार्कवाद का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में। जन्म कब हुआ था, 1744 में। मृत्यु कब हुई थी, 1829 में। इनका पूरा क्या नाम था, जिम बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ठीक है। इतनी जानकारी। आगे देखिए इन्होंने क्या किया कि 1809 में विकास की व्याख्या की। तो आपसे पूछा जाए
कि 1809 में लैमार्कवाद ने किसकी व्याख्या की? तो विकास की व्याख्या की। किसकी व्याख्या की? विकास की। और ये व्याख्या जो की वैज्ञानिक विधि से की। किससे की? वैज्ञानिक विधि। नोट कीजिए। देखिए लैमार्कवाद जो पुस्तक लिखे थे, बात बंद होनी चाहिए। पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम कोई बताएगा? देखिए फिलोसोफिक जूलॉजिक, फिलोसोफिक जूलॉजिक, ठीक है। इस पुस्तक में लैमार्कवाद लिखे हैं कि देखिए जूलॉजिक में रहन सहन स्वभाव, रहन सहन स्वभाव, ये रहन सहन स्वभाव किसका रहेगा? जीवधारी का रहेगा। किसका रहेगा? जीवधारी का। तो आप लिख सकते हैं पुस्तक फिलोसोफिक जूलॉजिक में जीवधारी, रहन सहन स्वभाव, ठीक है, लिखिए रहन सहन स्वभाव एवं विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। एवं विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। रहन सहन स्वभाव, जीवधारियों के रहन सहन स्वभाव एवं विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। लैमार्कवाद किसमें लिखे हैं? फिलोसोफिक जूलॉजिक अपनी पुस्तक में, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीवधारी स्वयं को वातावरण से, जीवधारी स्वयं को वातावरण से, जीवधारी स्वयं को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं। अनुकूलित किए रहते हैं। इसके फलस्वरूप भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसके फलस्वरूप भिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं। ये विभिन्नताएं, ये भिन्नताएं वंशागत होती हैं, वंशागत होती ठीक है। अब लैमार्कवाद के सिद्धांत और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। गला फंस रहा है, खिचखिच है, ठीक है। तो यहाँ पे विक्स की गोली नहीं भी है कि हम क्या करें, उसको आदान प्रदान करें। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? लैमार्कवाद, लैमार्कवाद के सिद्धांत एवं विशेषता पर चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला है वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण का सीधा प्रभाव। इसमें होगा क्या? डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, डायरेक्ट इफेक्ट
ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे कि लैमार्कवाद के सिद्धांत एवं विशेषता में क्या बताए हैं। पहला देखिए क्या वातावरण का सीधा प्रभाव के बारे में बताए हैं। तो हम लोग क्या रहा इनका प्रभाव प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में, प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में, प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों, प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव, परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उनकी रचना एवं, यह प्रभाव उनकी रचना एवं स्वभाव को बदल देता है। थोड़ा इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए है क्या इसमें, लैमार्कवाद का सिद्धांत में पहला वातावरण का सीधा प्रभाव, ठीक है। देखिए क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। वातावरण आप जैसा क्रिएट करेंगे, अभी गाली देना शुरू करेंगे, गाली वाला वातावरण शुरू हो जाएगा। पढ़ने का वातावरण बनाएंगे, इन्वायरमेंट, पढ़ने का शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि तुरंत प्रभाव पड़ने लगता है। यह प्रभाव उनकी रचना एवं स्वभाव को क्या करता है, बदल देता है। अभी आप कक्षा के अंदर है तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे गुण सीखेंगे, वही गुण आप में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकसित होगा बाद में, ठीक। अगर यहीं पे मान लो गाली गलौज शुरू हो जाए तो वही गुण क्या होता है, आप में डेवलपमेंट होता है। कहते हैं लोग ना, जो अगली पीढ़ी में माता पिता किए हैं वही ये भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो वातावरण को बदलना है, इन्वायरमेंट को बदलना है। दूसरा सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नोट कीजिए, अनुकूलन की प्रवृत्ति, अनुकूलन की प्रवृत्ति, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एडाप्टोबिलिटी, ठीक है। अब अनुकूलन की प्रवृत्ति क्या होती है, लैमार्कवाद ने इसको कैसे समझाया। देखिए सभी जीवों में अपने वातावरण के अनुकूल, वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल, वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए इसमें होता क्या, अनुकूलन की प्रवृत्ति में कि सभी जीवों में अपने वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हर जीव अपने आप में क्या होता है कि अनुकूलित करने की प्रवृत्ति, जैसे मछली है, मछली जल में रहती है। मछली कहाँ रहती है, जल में।
तो ये अपनी प्रवृत्ति है कि नहीं है? मानव की अलग प्रवृत्ति है, मानव के 2 हाथ 2 पैर, पूंछ बाहर निकाल दिए, धीरे धीरे प्रयोग करके पूंछों का उपयोग नहीं रहा, पूंछ क्या किए, धीरे धीरे नष्ट हो गई। तो नष्ट होने में ऐसा नहीं है कि माता पिता को हमारे पूंछ थी तो हमको पूंछ नहीं है, ठीक है, कई हजार साल लग गए, लेमार्क्वार्ट कह रहे हैं कई हजार साल लग गए पूंछ खत्म होने में, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, तीसरी है जी जी, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछता है। देखिए, वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप, लिखिए, वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप, प्रभाव के फलस्वरूप वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप अधिक विकसित हो जाते हैं, अधिक वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप अधिक विकसित हो जाते हैं। अंगों का कम उपयोग, अंगों का कम उपयोग या उपयोग न होने पर, अंगों का कम उपयोग या उपयोग होने पर, उपयोग न होने के कारण, उपयोग न होने के कारण लिख लीजिए, उपयोग न होने के कारण ह्रास होने लगता है, ह्रास होने लगता ह्रास होने लगता है। अवशेषी अंगों की उपस्थिति, अवशेषी अंगों की अवशेषी अंगों की उपस्थिति इसे प्रमाणित करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए, जैसे बात को समझ लीजिए एक बार और, वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप अधिक विकसित हो जाते हैं, ठीक है, अंगों का कम उपयोग करेंगे, जैसे अभी अभी बताया आप लोगों को कि मानव था, मानव एक वनमानुक या बंदर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। पहले वनमानुक को देखेंगे, बंदर को देखेंगे तो उसमें क्या है, पूंछ पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, लेकिन मानव धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको पूंछ की आवश्यकता नहीं समझ में आई। अब सब लोग हनुमान जी बनेंगे नहीं कि जलाने के काम में आएगा, तो जब पूंछ की आवश्यकता नहीं समझ में आई, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी 1000 पीढ़ी बीती, धीरे धीरे पूंछ क्या हुई, नष्ट होने लगी, उसका उपयोग नहीं था, मानव को कोई पूंछ का उपयोग नहीं था, धीरे धीरे पूंछ क्या हो गई, समाप्त हो गई। किसी अंग का उपयोग अगर नहीं करेंगे तो उसका उपयोग धीरे धीरे अगली पीढ़ी में, कई हजार पीढ़ियां जब आगे आएंगी तो उस अंग का क्या होगा, उपयोग नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, चौथा है उपार्जित
उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए, वातावरण के प्रभाव से अंगों वातावरण के प्रभाव से अंगों को अधिक उपयोग अथवा अंगों के अधिक उपयोग अथवा निरुपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन संतति में भी उपयोग तथा निरुपयोग होते जाते हैं और अंत में कुछ भिन्न प्रकार के जीव बन पाते हैं, जो प्रारंभिक पैतृक जीवन से भिन्न होते हैं, नए लक्षण वाले ये जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। देखिए, अब इसको समझिए कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या होती है। जैसे हम लोग क्या किए कि वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग, हम क्या करते हैं, हमारा देखिए जब राइट हैंड ज्यादा प्रयोग करते हैं, यूज में लाते हैं, तो राइट हैंड मजबूत होता है कि नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड मजबूत करते हैं, उस हाथ से काम करेंगे, लेफ्ट हैंड मजबूत हो जाता है। कुछ लोगों के पास देखोगे एक ही पैर रहता है, लेकिन एक पैर रहता है तो उस मजबूती बहुत ज्यादा होती है। एक हाथ जिसको है, उसको एक हाथ अगर है तो एक हाथ में आपके दोनों हाथों की मजबूती रहेगी, क्योंकि उसी हाथ से वर्क ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो उपार्जित लक्षण में क्या होता है कि जो परिवर्तन संतति में भी उपयोग तथा निरुपयोग हो जाते हैं और अंत में कुछ भिन्न प्रकार के जीव बन जाते हैं,
जीव बन जाते हैं जो प्रारंभिक पैतृक जीवन से भिन्न होते हैं। मैं बताया, बंदर वाला उदाहरण दिया, जिराफ वाला उदाहरण दिया कि नहीं दिया। तो ये क्या होते हैं कि धीरे धीरे अगली पीढ़ी में जाते जाते वो पैतृक जो जीवन रहता है आनुवंशिकता का धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। हम उस चीज का यूज नहीं करते हैं, नष्ट हो जाता है। और उपार्जित लक्षण, जैसे हम किसी चीज को ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, उपार्जित हो जाएगी, हमारे अंदर क्या रहेगी, प्रवेश कर जाएगी। तो वही बात कर रहा है कि नए नए लक्षण वाले ये जीव नई जाति का निर्माण करते, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में हम लोग समझेंगे कि देखिए, एक जब लैमार्कवाद ने प्रयोग किया तो इन्होंने किया क्या कि जिराफ पर प्रयोग किया। तो जिराफ को देखा कि जिराफ के एक पीढ़ी में देखिए बकरी जैसे जिराफ हैं, जिनकी क्या है, जिनकी बकरी जैसे हैं कि नहीं है, जिनकी क्या है कि एक सेम गर्दन और पैर भी एक समान है। अब इसमें होगा क्या कि शुष्क जलवायु होगी, क्या होगी, शुष्क जलवायु। और जब जमीन पे खाते थे घास, ठीक है, तो इनको घास नहीं मिलेगी क्योंकि घास सूखी हो जाएगी। अब इनको हरे पत्ते चाहिए, तो ये क्या करेंगे कि पौधों से प्राप्त करना चाहेंगे। तो छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ तो बड़े रहते हैं, तो ये क्या किए कि अपनी दो टांगों को क्या किया, आगे करके और मुंडी से क्या किया, खाने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे लंबी क्या होगी, गर्दन खींच रही है, दो पैर भी खींच रहे हैं। तो कई पीढ़ी तक संघर्ष रहा, कितने 1000 वर्षों तक संपर्क रहा, या 1000 पीढ़ियों तक कह लो कि कोशिश ये लोग किए, करते करते कोशिश बाद में पाया गया। लैमार्कवाद ने कहा, इतने दिन जिए नहीं, लेकिन एक अपना अनुमान लगाए थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि ये जो पहले बकरी जैसे थे जिराफ, अब क्या किए, पत्ते को खाने के चक्कर में, पेड़ पौधों को खाने के चक्कर में ये अपनी क्या किए, गर्दन भी लंबे कर लिए, अगला दोनों पैर लंबे कर दिए और लंबे कद के व्यक्ति हो गए। बात समझ रहे हैं उदाहरण में। और एक उदाहरण ये भी है कि देखिए सर्प जो होते थे झाड़ी में, सर्पों के पास पैर होता था, पहले के सर्पों के पास क्या होता था, पैर होता था। इच्छाधारी नाग नागिन देखे हो ना, तो पैर हुआ करता था। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, एक एग्जाम्पल्स है। तो पैर हुआ करते थे, तो देखो जब होता था तो इनका शरीर लंबा था, इनका शरीर क्या था, लंबा था, पतला था। अब इनको कोई देखा व्यक्ति तो देखते थे, डरते थे, तो भागना पड़ता था। जब भागना पड़ता था तो इनके पैर इनको क्या करते थे, दिक्कत करते थे झाड़ियों में छुपने के लिए। बात समझ रहे हैं। अब टक 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 चलेंगे और उस तरह क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, अपना रेंगते हैं। तो रेंगते हैं तो बहुत जल्दी चले जाते हैं। और पैर से क्या करेंगे, एक पैर रखेंगे, दो पैर रखेंगे, तीन पैर, चार पैर, ऐसे रखते रखते तब न जाएंगे। तो इनका क्या हुआ, मिसयूज हुआ, ये रेंगने लगे धीरे धीरे, धीरे धीरे पैर का यूज छोड़ दिए, धीरे धीरे अपने शरीर को क्या किए, रेंगने लगे। जब रेंगने लगे तो कई पीढ़ियों के बाद क्या हुआ, पैरवा नष्ट हो गया इनका। तो पैर जब नष्ट हो गया तो अब रेंगने वाले साफ हो गए कि नहीं हो गए, इनका पैर क्या हुआ, नष्ट हो गया, जरूरत नहीं थी, धीरे धीरे खत्म हो गया पैर। तो ये भी उपार्जित लक्षण हुए सांपों के। मनुष्य का क्या हुआ, आप लोग जानते हैं, कई बार बता भी चुके कि मनुष्य के पास पूंछ थी, क्या थी, पूंछ थी। तो जब पूंछ थी बेटा मनुष्य के पास, तो धीरे धीरे पूंछों का क्रम क्या हो गया, मनुष्य के पास यूज नहीं रहा पूंछ का, इसलिए पूंछ अब नहीं है। बात समझ रहे हैं। आगे आपकी दाढ़ी है, इसको डेली शेविंग करने लगे आप। आर्मी वालों को देखते हैं कि नहीं, डेली शेविंग करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आर्मी वालों को लगने लगता है उनका थोड़ा सा फेस क्या होता है, चिकनापन आ जाता है, दाढ़ी वाला मामूली सा समाप्त होने लगता है सब। ऐसा लगता है कि उनके पास दाढ़ी मोछी नहीं है, ठीक है। जो बनाते हैं डेली क्या करना है, उठना है, जब भी नहाना है, नहाने के समय क्या करना है, शेविंग करना है। तो धीरे धीरे जब दाढ़ी को आप साफ कर रहे हैं तो धीरे धीरे दाढ़ी का हमको यूज समझ में नहीं आ रहा। तो जब यूज नहीं होगा तो दाढ़ी क्या होगी, धीरे धीरे समाप्त होगी। आपकी अगली पीढ़ी में भी वही करेंगे, फिर अगली पीढ़ी में वही होगा, तो धीरे धीरे दाढ़ी मूछ का भी आना क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जो भी चीजें जरूरी नहीं है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बात समझ में आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। अरे इसका